चलिए, स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? ओके। सो अब देखें, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था, और हमने सारी चीजें समझ ली थी कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, क्या उसका रोल है वगैरह टोटल। ठीक है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर था। तो इसमें वाई शेप का था। वाई शेप में दो स्टैंड्स जो आपको दिख रहे हैं, क्या नाम था इनका? इनको हम लोग, ये आपका लाइट चेन और ये वाली चेन है हैवी चेन। इधर भी ये हैवी चेन और ये वाली लाइट चेन। इसके दो पोर्शन थे। अपर वाला जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल पोर्शन। और फिर नीचे वाला, यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके कांस्टेंट पोर्शन। अब उसको हमने डिनोट भी किया था। डिनोट कैसे किया था इसको? हमने ये VL वेरिएबल पोर्शन ऑफ लाइट चेन, CL कांस्टेंट पोर्शन ऑफ लाइट चेन, VH का मतलब वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन, CH1 कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन 1, CH2 कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन 2। सही चल रहा है अभी तो? बराबर है ना? चलो, तो मुझे कहना ठीक है। तो इस तरीके से आपके CH3 हैवी चेन, सॉरी कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन 3, इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं आपके सारे। क्लियर? ये आपको दिख गए। इसके बाद इसमें एक और चीज बता रखी है। क्या चीज? आपके जो दोनों हैवी चेन और लाइट चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। फिर ये एक हैवी चेन और लाइट चेन जो आपस में मिलती है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? HL डाइमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HL डाइमर। और ऐसे ऐसे दो HL डाइमर है, एक इस तरफ है और एक HL डाइमर इस तरफ है। क्लियर चीज? और इस तरीके से आपके दो HL डाइमर जो है वो आपस में आपके डबल बॉन्ड या डबल डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहां पर भी डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। क्लियर? इस तरीके से ये जो आपका है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, बेस। इसमें आपके एक ये फ्लेक्सिबल पोर्शन, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है जो एक्सपेंड होने और इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। इधर से ये इधर मूव कर सकता है। क्लियर? और कहां से मूव बैंड होता है? ये इस जगह से बैंड होता है। तो ये बैंड होने वाला जो पोर्शन है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको बोलते हैं हिंज रीजन। ठीक है, नाम रखना। हिंज रीजन एंटीबॉडी में कौन सा पोर्शन होता है? कि ऐसा फ्लेक्सिबल पोर्शन जहां से एंटीबॉडी बैंड हो सकती है। इसके साथ आपके NH2, ये आपको दिख रहा है। NH2 जो है ये आपका क्या है? जो दो NH2 जो है वो यहां कनेक्टेड होते हैं। एक इस तरफ कनेक्ट होता है, एक इस तरफ कनेक्ट होता है। ठीक है? और ये जो टॉप पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन किससे बाइंड होने का काम करता है? आगे जाकर के एंटीजन से बाइंड होने का काम करता है। मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको पूछे तो कौन सा है इस स्ट्रक्चर में? ये आपके अपर पोर्शन। क्लियर? ये जो टॉप पोर्शन, ये वाला जो आपको पूरा एक मिनट पहले तो नहीं होता था। ठीक है? और जो ये लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन आपके किससे कनेक्ट होता है आगे जाकर के?
लोअर पोर्शन किससे कनेक्ट होता है? जो भी है इसकी ठीक है। सो यहां पर ये आपका लोअर पोर्शन कनेक्ट होता है COH से, ठीक है। तो अपर पोर्शन NH2 से कनेक्ट होता है, लोअर पोर्शन COH से। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, यहां पर एक और चीज की थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेरिएबल पोर्शन को FAB पोर्शन भी कहा जाता है और जो कांस्टेंट पोर्शन होता है उसे FC पोर्शन भी कहा जाता है। ये चीज समझ आ रही है आपको? चलिए अब इसके बाद आपके नेक्स्ट और कुछ जानकारी है, जैसे यहां पर ही आप देखें फ्लेक्सिबल पोर्शन, जो वाई शेप में जो फ्लेक्सिबल रीजन है उसे हम हिंज रीजन बोलते हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये क्या होता है, अलग अलग एंटीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, कनेक्ट होने का काम करता है। एंटीजन के साथ कनेक्ट होने के लिए कभी उसको कम एक्सपेंड होना पड़ता है और कभी उसको ज्यादा एक्सपेंड होना पड़ता है। तो ये कम ज्यादा होने का काम इस फ्लेक्सिबल पोर्शन से होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंज। देन आपके नाउ नेक्स्ट टॉपिक आगे जो पढ़ना है वो है टाइप ऑफ एंटीबॉडी। क्या चीज है? टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं? तो एंटीबॉडी जो है वो 5 टाइप्स के हैं, जो आपके हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो हैं वो एक तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, जो आपके 5 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं 5 टाइप? एक बार वो समझ लें पांचों उनके नाम। क्या दिख रहा है आपको? IAG, ठीक है, सॉरी IgG, जो गामा टाइप का एंटीबॉडी है, इसको एंटीबॉडी ऑफ गामा टाइप। फिर आपका IgM म्यू एंटीबॉडी, ठीक है। फिर आपका IgA अल्फा एंटीबॉडी, क्लियर। फिर आपका IgE एप्सिलॉन एंटीबॉडी और एक है IgD डेल्टा एंटीबॉडी, क्लियर। इस तरीके से 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे काफी क्वेश्चंस पिछले पेपरों में बने हैं। इस सेक्शन में जो चीजें मैं बताऊंगा इस चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले इनके बारे में, ये स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये होता है मोनोमरिक टाइप का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का टाइप भी आपके पूछा जा सकता है कि IgG कौन से टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो IgG आपका जो गामा टाइप का है वो मोनोमरिक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है। फिर आपके IgM है, वो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है? पेंटामरिक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फिर आपके IgA, ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है? डायबरिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। IgE, ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है? मोनोमरिक, ठीक है। और एक है IgD, ये भी कौन से टाइप का है? मोनोमरिक। तो मोनोमरिक के कितने हो गए? 3 हो गए। एक IgD, IgE और IgG, ये तो हो गए मोनोमरिक। एक है आपका डाइमरिक और IgA और एक है पेंटामरिक, ठीक है, IgM। अब इनसे रिलेटेड और कुछ स्पेशल फीचर्स। IgG जो है वो मोस्ट एबुडेंट इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला एंटीबॉडी। क्या चीज समझी? बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंटीबॉडी पूछे तो कौन सा? IgG गामा एंटीबॉडी, क्लियर। ये हमारे बॉडी में ब्लड या बॉडी के अंदर और भी कोई फ्लूइड पोर्शन है उसके अंदर पाया जाता है। ये बॉडी में कहां पाया जाता है? ये ब्लड में और बॉडी के किसी भी फ्लूइड पोर्शंस के अंदर ये आपको मिल सकता है। ये आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सेरम के अंदर ये मैक्सिमम क्वांटिटी में ये पाया जाता है, ठीक है। ब्लड का ही पार्ट है एक तरीके से, उसके अंदर क्या होता है? आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है। फिर आपके
इज ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच द एम्ब्रियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे, एक तो ये क्वेश्चन इस पे बनता है और एक इस पे बनता है। एक ऐसे एंटीबॉडी का नाम बताओ जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंच सकता है। अब ये प्लेसेंटा क्या है और एम्ब्रियो क्या है? जब मां के गर्भ के अंदर, है ना, आपको पता हो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ने पढ़ा था, फीमेल बॉडी के अंदर जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो से एक, आपको पता हो तो एक ट्यूब, एम्बिकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, वो ट्यूब आपके यूटेरस के अंदर एक स्पेशल टिश्यू की लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उससे ये एम्बिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है और फिर वो बच्चे से कनेक्ट होती है। अब मदर की बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो पहले प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, फिर एम्बिकल कॉर्ड, और फिर उसके बाद बच्चे की बॉडी में जाता है, एम्ब्रियो तक बाद में पहुंचता है। अब आपके मदर की बॉडी से जो ब्लड बच्चे तक जा रहा है, उस ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। साथ साथ ब्लड के अंदर क्या जाएगा? एंटीबॉडी भी जाएगा। लेकिन सारे एंटीबॉडी इसे क्रॉस करके बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। सारे एंटीबॉडी बच्चे तक नहीं पहुंच पाते, एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ एक ही एंटीबॉडी ऐसा है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां जा सकता है? उस एम्ब्रियो तक पहुंच सकता है। और वो कौन सा वाला एंटीबॉडी है? वो आपके IgG टाइप का एंटीबॉडी। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है कि IgG वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, है ना, प्लेसेंटा लेयर समझ में आई होगी आपको, मैंने बताया यहां पर अभी, ये जो लेयर है जिससे ये ट्यूब, है ना, नाभि से ट्यूब जुड़ी हुई होती है बच्चे की, तो वो मदर की बॉडी के अंदर एक स्पेशल टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड होती है। तो ये स्पेशल टिश्यू की लेयर प्लेसेंटा है। तो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक जाने वाला एक ही एंटीबॉडी है, IgG गामा एंटीबॉडी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद आप देखें IgM, क्या चीज? IgM। IgM जो पेंटामेरिक टाइप का स्ट्रक्चर है, इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर रिएक्शन विथ एंटीजन। याद रखिएगा, ये पहला एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन के साथ, जब बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के खिलाफ काम करने में सबसे पहला एंटीबॉडी जो बनता है, वो पहला एंटीबॉडी कौन सा होता है? आपके IgM टाइप का बनता है। आपके बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन आएगा तो सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा काम करेगा? IgM। क्लियर चीज? समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये आपका एंटीबॉडी। इसके बाद IgG इज प्रोड्यूस आफ्टर IgM, और उस IgM के बनने के बाद आपका क्या बनता है? IgG टाइप का एंटीबॉडी क्रिएट होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना कि एंटीजन के आते ही सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, तो वो है IgM। M मीन्स म्यू, ठीक है, ये इसका सिंबल है, म्यू टाइप ऑफ एंटीबॉडी। नाउ नेक्स्ट IgA, अल्फा एंटीबॉडी। अल्फा एंटीबॉडी की खासियत क्या है? इस पे क्वेश्चन आता है। ये भी क्या क्वेश्चन है? एक ऐसे एंटीबॉडी का नाम बताओ जो मदर्स मिल्क में पाया जाता है। मां के दूध में कौन सा वाला एंटीबॉडी पाया जाता है? तो वो है आपका IgA। क्लियर सभी को? समझ में आ गई बात? चलिए, देन IgE। IgE आपका एप्सिलॉन एंटीबॉडी। इसकी खासियत क्या है? वो एंटीबॉडी जो आपके बेसोफिल और मस्ट सेल पर एक्ट करता है। बेसोफिल टाइप का या मस्ट सेल अगर आपकी बॉडी में आ जाए तो उसके खिलाफ काम करने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? IgE, एप्सिलॉन एंटीबॉडी। क्लियर चीज? और दूसरा इसका काम है एलर्जिक रिएक्शन। कई लोगों को बॉडी में एलर्जीज होती है किसी न किसी चीज को लेकर के, तो वो एलर्जी के अंदर काम करने वाला, है ना, आपको एलर्जी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर किसी चीज के प्रति क्या हो रही है? बड़ी सेंसिटिव है ना। कुछ लोगों को होता है कि आसपास थोड़ी सी भी धूल मिट्टी आ जाती है, उनको एलर्जी होनी चालू हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडी, जैसे ये IgE टाइप का एंटीबॉडी क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये आपके अंदर एलर्जी क्रिएट कर रहा है।
तो एलर्जी के दौरान आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी काम करता है वो कौन सा वाला होता है, IgE। ठीक है, तो जब भी एलर्जी वर्ड सुने, बेसोफिल सेल या मस्ट सेल के बारे में सुने, तो वहां कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा, वहां IgE टाइप का एंटीबॉडी काम करेगा। क्लियर एवरीबॉडी? देखो हर एक के अपना एक फीचर और इसी फीचर पे क्वेश्चन आता है। IgD इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ये है कि ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो डायमेरिक टाइप, मोनोमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गई बात सभी को? तो ये टाइप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान रखना, पिछले पेपरों में इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं और एक ना एक चीज तो पूछ ही लेता है वो इसमें से। ठीक है, चलिए अब आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है, थोड़ा सा आपके नया टॉपिक इसमें आ जाएगा और वो है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। थोड़ी बहुत जानकारी आप जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ब्लड ग्रुप के बारे में। अब आप देखें ब्लड और ब्लड ग्रुप, नॉर्मली हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड अगर देखें तो दिखने में तो कैसा होता है, सबका ब्लड रेड होता है और लगभग हमको सबका ब्लड एक जैसा ही नजर आता है। हम देख करके बता सकते हैं कि इस ब्लड में ये डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है। हमको ब्लड देख करके पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस क्या है, बट उसके अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं, जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें काफी कुछ फर्क होता है। जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस होती है ब्लड के अंदर। इसकी प्रेजेंस होती है एंटीबॉडी और एंटीजन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग टाइप के होते हैं हर एक के ब्लड के अंदर। किसी के ब्लड में कुछ एंटीबॉडी है तो किसी के ब्लड में दूसरे टाइप के एंटीबॉडी है, किसी के ब्लड में किसी टाइप का एंटीजन है, किसी के ब्लड में दूसरे टाइप का एंटीजन है। एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है अलग अलग लोगों में अलग अलग पाया जाता है। तो उसी के आधार पे हमने ब्लड को क्लासिफाई किया और हमने क्या बना लिए, ब्लड ग्रुप बना लिए। क्या बना लिए, ब्लड ग्रुप। अब ये ब्लड ग्रुप क्यों पता करने पड़े, क्योंकि ये पाया गया कि अगर एक व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे को दे दिया जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लड देने पर व्यक्ति मर जाता है। अब बताओ क्यों मर गया भाई ब्लड दिया, उसकी बॉडी में भी ब्लड था, मेरी बॉडी में भी ब्लड था, दिखने में एक जैसा था, मैंने ब्लड उसको दिया तो वो मर क्यों गया, क्यों उसकी डेथ हो गई? तो उसका कई कारण, जैसे जैसे स्टडी हुई तो पता चला कि ऐसे किसी का भी ब्लड किसी को दिया नहीं जा सकता जब तक ब्लड मैच ना करे। तो ब्लड में क्या मैच कराना है, ब्लड ग्रुप मैच कराना है। क्या मैच कराना है, ब्लड ग्रुप। तो हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, किस बेस पे इसे बनाया गया है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के ब्लड में, ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, कौन से टाइप के ब्लड में कौन सा एंटीजन है। ठीक है, टाइप ऑफ ब्लड के आधार पे एंटीजन कौन सा वो पता करो, उस ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है वो पता करो, और दूसरा वो ब्लड किसको डोनेट किया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है, और वो ब्लड वाला व्यक्ति किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या चीजें, एंटीजन कौन सा उसमें, एंटीबॉडी कौन सा, वो किसको दे सकता है ब्लड, और वो किससे ब्लड ले सकता है। ये जानकारी आप हर ब्लड ग्रुप के बारे में पता करें। बहुत इजी है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझिएगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं अपन डिटेल में। नाउ सी, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को ऑनलाइन ग्रुप, किसी को कोई परेशानी? ओके, नाउ सी व्हाट इज ब्लड। ब्लड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वी ऑल नो द ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू। ये आपके एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना गया है। ब्लड को हम क्या मानते हैं, एक का कनेक्टिव टिश्यू, और कौन से फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, जो आपके बेसिकली किससे बना हुआ है, एक तो बना हुआ है प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पोर्शन है, और उसी के अंदर आपके कुछ सॉलिड पोर्शंस में क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल। अब ये ब्लड सेल तीन टाइप के होते हैं, प्लाज्मा हो गया लिक्विड, और इस लिक्विड में तीन टाइप के क्या है, सॉलिड्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। एक सेल को हम बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी। दूसरे टाइप की सेल को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, और तीसरे टाइप की सेल को हम क्या बोलते हैं,
प्लेटलेट्स। तो 3 टाइप की सेल आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है, या 3 टाइप के जो आप कह सकते हो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आपके ब्लड ग्रुप की बात कैसे आई? देखो बाकी तो ब्लड ग्रुप का सारा पैटर्न आपके सेकेंड चैप्टर का जब अपन पढ़ेंगे तो वहां ब्लड के बारे में काफी कुछ आ जाएगा। तो ब्लड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम उसमें नहीं जा करके हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप कैसे बने और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप की जनरल कुछ जानकारियां। ये ब्लड ग्रुप क्लासिफाई करने का काम किसने और कब किया? तो ये क्लासिफाई करने का काम कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। किसने किया? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कब किया? 1901 के अंदर। कब? 1901 के अंदर। क्लियर? ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप। किसके आधार पे बांटा गया है? उसमें कौन से टाइप के एंटीजन है, कौन से टाइप के एंटीजन नहीं है, उसके आधार पे उसे क्लासिफाई किया गया है। आपके कितने टाइप में है? 4 टाइप्स। और ये एंटीजन कहां पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, ब्लड में क्या होती है? जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी के सरफेस पर आपके एंटीजन पाए जाते हैं। क्या चीज बताई मैंने? आरबीसी के सरफेस पर आपके एंटीजन पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ आपके जो ये दिस एंटीजन कम फ्रॉम वन एलील ऑफ अ जीन। अब ये एंटीजन हमारी बॉडी में कहां से आते हैं? तो ये एंटीजन आते हैं हमारे जो जीन होते हैं, जीन का जो एक एलील होता है, वो एलील हमारी बॉडी में एंटीजन बनाने का काम करवाता है ना। हमारे बॉडी का हर कैरेक्टर, बॉडी में हर एक चीज किसकी वजह से है? जीन की वजह से। जैसा जीन का एलील हमारी बॉडी में होगा वैसे ही बॉडी के अंदर सारे कैरेक्टर आएंगे। तो आपका ब्लड ग्रुप वाला जो एंटीजन है कि ए एंटीजन बनेगा या बी एंटीजन बनेगा, कौन सा वाला एंटीजन बनेगा, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी में किस चीज पर? आपके एलील पर। हमारे बॉडी में कौन से एलील है जो एंटीजन क्रिएट करता है? तो मैं आपको बता दूं, 2, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है आई ओ। कौन कौन सा है? आई ए, आई बी और आई ओ। ये 3 टाइप के एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के। अब कौन सा एलील आपकी बॉडी में आया? इनमें से 2 आएंगे कोई भी, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। तो कौन सा वाला एलील आपकी बॉडी में आता है उसके आधार पे आपकी बॉडी में क्या बनेंगे? एंटीजन्स बनेंगे। और जो एंटीजन बनेंगे उसके आधार पे क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बनेगा। बात समझ में आ रही है? हमारी बॉडी में फादर मदर से ब्लड का कौन सा जो एलील है वो आता है, पहली चीज वो देखनी। उस एलील के आधार पर कौन सा एंटीजन बनेगा वो देखना, और फिर उस एंटीजन के आधार पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो आपके बॉडी में एलील के द्वारा एंटीजन बनते हैं और फिर यही एंटीजन आपके ब्लड ग्रुप बनाने का काम करेंगे। अब आपके ब्लड ग्रुप जो बनाए गए हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग 2 टाइप से की गई है। एक है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरी है आपकी आरएच ग्रुपिंग। कौन कौन सी? एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। अब ये जो एबीओ और आरएच ग्रुपिंग है, आरएच बाद में आई, पहले कौन सी आई? एबीओ। अब पहले एबीओ को अपन थोड़ा सा समझ लें, फिर आरएच को भी समझेंगे। एबीओ ग्रुपिंग का मतलब ए, बी और ओ। मेन इसमें है किन किन चीजों को, क्योंकि 3 तरीके के एलील थे। एक था आई ए, एक था आई बी और एक था आई ओ। तो ए, बी, ओ के एलील के आधार पर ये ग्रुपिंग क्रिएट किया गया है, तो इसे हम बोलेंगे एबीओ ग्रुपिंग। अब आप देखें, ये इसका चार्ट है। चलिए पूरा चार्ट आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? सभी लोग देख पा रहे हो? अब इसमें देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ये दोनों मिला करके ब्लड ग्रुप क्या बना? ए। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है?
ए बी, और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। तो पहले तो हम ये समझते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्लस कब और माइनस कब, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का केस बाद में है, पहले ये समझ लो कि ए बी और ओ का क्या मतलब है। अब इसमें जब आप देखेंगे तो आप देखें कि ए बी और ओ कैसे बने, तो ये बने आपके एंटीजन के आधार पे, जो किस पे पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पे। ध्यान रखना, एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पे, और आपका एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। ये होते दोनों कहां है, ब्लड में। होते कहां दोनों, ब्लड में। लेकिन ब्लड में कहां कौन सी चीज है, तो आपके एंटीजन तो किस पे है, आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी कहां है, वो आपके प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में एक तरीके से ये पाया जाता है। अब आप देखें, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, उस पर थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। देखें यहां पर, हम देखेंगे एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। अब एंटीजन जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एंटीजन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, ए और बी। अब आपके एक कंडीशन हो सकती है कि किसी की बॉडी में कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन पाया जाए। यह हो सकता है किसी की बॉडी में ए नहीं होकर के कौन सा एंटीजन पाया जाए, बी एंटीजन पाया जाए। यह हो सकता है किसी की बॉडी में ये दोनों एंटीजन हो सकता है, नहीं हो सकता। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इन दोनों में से कोई भी एंटीजन ना हो सकता है ऐसा। ये चीज आपके किसी की बॉडी में ए एंटीजन, किसी की बॉडी में बी एंटीजन, किसी की बॉडी में ए और बी एंटीजन दोनों, या फिर किसी की बॉडी में ए और बी दोनों ही एंटीजन ना हो। ये चार कंडीशन है। अब आप देखें, इसी के आधार पे होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसको होता है, एंटीबॉडी यहां होगा भाई जो एंटीजन है दूसरे वाले एंटीजन को रोकना है। अगर किसी के पास ए है तो वो किसको रोकेगा, बी को। रोकना किसको पड़ेगा, बी को, के ए को रोकना पड़ेगा। ए तो ऑलरेडी है उसकी बॉडी में, वो तो चाहेगा कि अगर बाहर से और ए वाला ब्लड ग्रुप आए, ए वाला ब्लड आए, ए एंटीजन वाला, तो उसको आने दो। लेकिन बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप बॉडी में नहीं आना चाहिए। तो ये रोकने की जरूरत है उसको बी को। तो एंटीबॉडी कौन सा चाहिए, बी वाला एंटीबॉडी। तो आपका जो एंटीबॉडी इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन सा होगा, बी टाइप का एंटीबॉडी आपका जो है, इसमें अपन ये कहते हैं बी टाइप का एंटीबॉडी इसमें होगा। बी वाला एंटीजन अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सा चाहिए, एंटीबॉडी ए। क्लियर। और ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप के अंदर आपके एंटीबॉडी कौन सा चाहिए, जब ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडी की तो जरूरत ही नहीं है, उसको कोई नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ए वाला होगा तो फिर ए को आने नहीं देगा। इसको तो कौन से चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए। तो रोकने की किसी को जरूरत है ही नहीं। दो ही टाइप होते हैं, तीसरा टाइप ही नहीं है, तो यहां आपके एंटीबॉडी नहीं होता। फिर आपके अगर किसी में एंटीजन है ही नहीं
तो उसे तो फिर दोनों को रोकना पड़ेगा, और उसके पास एंटीबॉडी ए भी होता है और उसके पास एंटीबॉडी बी भी होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? बहुत इजी है। अब इससे एकदम क्लियर है कि जिसकी बॉडी में ए एंटीजन, तो एंटीबॉडी उसका अपोजिट वाला होगा, बी वाला। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को जिसमें ए एंटीजन, उस ब्लड ग्रुप का नाम आपके पड़ेगा, क्या पड़ेगा? ब्लड ग्रुप ए। जिसकी बॉडी में बी एंटीजन, एंटीबॉडी उसका अपोजिट वाला एंटीबॉडी ए, उस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया गया? बी। जिसकी बॉडी में दोनों एंटीजन पाए जाए उसे क्या नाम दिया गया? ए बी। और जिसकी बॉडी में कोई भी ब्लड ग्रुप ना पाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? ओ। क्लियर? तो एकदम सीधी सीधी स्थिति है कि जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप का नाम है। जो एंटीजन बॉडी में है वही ब्लड ग्रुप का क्या है? नाम पड़ गया। ए एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर चीज? एंटीबॉडी पता करना है तो सीधा सीधा जो एंटीजन है उसका अपोजिट टाइप का क्या होगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा। क्लियर चीज? अब आपके इस तरीके से ब्लड ग्रुप बना दिए इन लोगों ने। अब यहां पर परेशानी जो आई वो क्या आई? ब्लड ग्रुप कौन किसको देगा ये भी जानना पड़ेगा। अब यहां पर एक जनरल जो स्थिति आती है, वो जनरल स्थिति क्या आती है कि अगर ए वाले को ब्लड चाहिए, ये डोनेट और ये रिसीव। अब अपने को समझना है डोनेट का मतलब ये किस किस को ब्लड दे सकता है। तो ए एंटीजन का मतलब जहां पर बॉडी के अंदर ऑलरेडी ए एंटीजन किसी सामने वाले के है उसको ये ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो बताओ ये ए एंटीजन वाला ब्लड किस में जा सकता है? बी वाले में जा सकता है क्या? ए और ए बी। ये इसमें नहीं जा सकता। इसमें जा सकता है क्या? इसमें ये जा सकता है। इसमें जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। एंटीजन ए है क्या? नहीं है। इसके पास एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए वाला वहीं जा सकता है जहां ऑलरेडी बॉडी में क्या हो? एंटीजन ए हो। तो यहां पर सिर्फ दो ही जगह ऐसी स्थिति आ रही है। एक तो ये खुद सेल्फ इसको यहीं दे सकता है, तो ए वाला ए वाले को ही ब्लड दे सकता है, और दूसरा ए वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। क्लियर? तो डोनेट कहां कहां हुआ? ए और ए बी में। समझ में आ गई बात? इजी है। अब बी वाला कहां डोनेट कर सकता है? ये बी ब्लड ग्रुप कहां डोनेट हो सकता है? ये बी वाला आपके एक तो बी को दे सकता है, खुद ही के ब्लड ग्रुप को दे सकता है। बी वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। साथ में बी एंटीजन और कहां है? ए बी वाले में। तो ये ए बी वाले को भी ब्लड दे सकता है। सही है। फिर मैं देखूं कि ए बी वाला ये किसको ब्लड दे सकता है। अब इसके पास दो टाइप के एंटीजन, तो ये जहां जाएगा वहां पर भी दोनों टाइप के एंटीजन होने चाहिए। अब मान लो ये वाला इसको ब्लड देने चला गया, तो इसको देने गया तो ए तो मिल गया, लेकिन इसमें बी नहीं है। बी को रोकने वाला यहाँ एंटीबॉडी बैठा है, तो बी को आने ही नहीं देगा अंदर। इसका मतलब ये यहाँ ब्लड दिया नहीं जा सकता। क्लियर? ये ब्लड आपका इसको दिया जा सकता है क्या? इसको दिया नहीं जा सकता। कारण ये जो बी एंटीजन है इसको रोकने का काम कौन करेगा? ये बी एंटीबॉडी करेगा। एंटीबॉडी बी जो है ये एंटीजन बी को क्या है? आने नहीं देगा। तो ये ब्लड ए को नहीं दिया जा सकता। अब इस तक कोशिश की ब्लड किसको देने की? बी वाले को। प्रॉब्लम क्या हो गई? जो बी वाला तो चला जाएगा, लेकिन ए एंटीजन एंटर नहीं कर सकता बॉडी में। कारण ए को रोकने के लिए क्या है? एंटीबॉडी ए उसकी बॉडी में है ऑलरेडी, तो ये भी यहां जा नहीं सकता। तो यहां पर क्या हो गया? ये इसको भी देने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं दे सकता। ए बी वाला खुद ए बी को दे सकता है। ए बी वाला खुद ए बी को दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, ये खुद को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये इसको दे सकता है? ओ वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता। कारण ये दोनों ही एंटीजन यहां एंटर नहीं कर सकते, कारण दोनों का एंटीबॉडी इसकी बॉडी में है। समझ आई बात? तो जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में होता है वो वाला एंटीजन अंदर एंटर नहीं कर सकता।
ए एंटीबॉडी है मतलब ये ए को आने नहीं देगा, ए एंटीजन आ नहीं सकता। बी एंटीबॉडी है मतलब ये बी एंटीजन को आने नहीं देगा। समझ आ रही बात? तो ये वाला जो है आपके सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है, बाकी किसी को दिया नहीं जा सकता। क्लियर चीज? समझ आई बात? अब आप यहां देखें ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, और जब एंटीजन ही नहीं है ना, एंटीजन क्या होते हैं? एक तरीके की ऐसी चीजें जो बॉडी में आकर के नुकसान कर सकती है। एंटीजन किसको कहा जाता है? जो हमारी बॉडी में आकर के क्या कर सकता है? उनको नुकसान। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। अब आप देखें भाई इस ओ वाले के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो किसी की बॉडी में जाकर के क्या करे? नुकसान करे। तो फिर क्या इस ओ वाले को मैं ए को दे सकता हूं? दे सकता हूं। कारण क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी है लेकिन इसके पास एंटीजन बी नहीं है। अगर एंटीजन बी होता तो ये यहां जाता तो फंस जाता, क्योंकि एंटीबॉडी बी जो है वो उसको रोकता। तो ये इसको दे सकता है। अब इसके पास बी को जाने की कोशिश कर रहा है, जा सकता है। बी में भी ये जा सकता है, कारण बी के पास एंटीबॉडी कौन सा है? ए। इसके पास एंटीजन ए है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये यहां पर भी जा सकता है। ये ए बी को देना चाहता है, दे सकता है, इसको भी दे सकता है। वही है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। कोई किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, ब्लड इजीली आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब ओ वाला खुद को तो दे ही सकता है, ओ वाला ओ वाले को दे सकता है, बहुत इजी है। तो कुल मिला के ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है वो आपने देखा क्या है कि वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, वो आपके ए बी को भी दे सकता है और वो आपके ओ को भी दे सकता है। इसका मतलब ओ वाला ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है। तो मैं ओ वाले को क्या कहूंगा? यूनिवर्सल डोनर। यस, ओ वाले का एक दूसरा नाम पड़ गया आपके, और वो पड़ गया यूनिवर्सल डोनर। सिंपल चीज। ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होते, इस वजह से वो हर किसी के ब्लड ग्रुप में एंटर कर सकता है, हर ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दिया जा सकता है, और इसी वजह से ये बन जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब आप यहां देखें, इससे ब्लड लिया जा सकता है। अब लेने में आपको क्या देखना है कि जो ब्लड ग्रुप आ रहा है उसमें वो एंटीजन नहीं होना चाहिए कि लेने वाले का एंटीबॉडी हो। जैसे ए वाला ब्लड लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप ध्यान दें इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है? तो बी एंटीबॉडी मतलब बी को रोकने वाला आपके पास है, तो कहीं से भी बी एंटीजन बॉडी में नहीं आना चाहिए। अब बताओ क्या बी वाला इसको ब्लड दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि ये बी एंटीजन, ये एंटीबॉडी भी आने नहीं देगा, बी ब्लड नहीं देगा। क्या ए बी वाला ब्लड दे सकता है? ये भी दे, इसको भी दिया, मतलब इससे रिसीव नहीं होगा, तो ये भी इसको ब्लड देने नहीं आ सकता। कारण ए को तो नहीं रोकेगा लेकिन बी को तो रोकेगा, तो इसका मतलब ये भी ब्लड ग्रुप अंदर नहीं जा सकता। ए बी से भी नहीं लिया। ओ से ले सकता है? यस, ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी है, इसके पास एंटीजन बी नहीं है, मतलब इसको रोक नहीं सकता। तो ये दो जगह से ब्लड ले सकता है, एक तो खुद ए से ले सकता है और दूसरा किससे ले सकता है? ओ से। ठीक है, ए से ले सकता है और दूसरा ब्लड किससे ले सकता है? ओ से। क्यों ओ से ले सकता है? जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन नहीं आना चाहिए। सीधा सीधा लॉजिक क्या है? जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर होता है वो एंटीजन बॉडी में आना नहीं चाहिए। अब बी वाला ब्लड लेने की कोशिश करें। अब आप सोचें, बी वाला अगर आपके ब्लड लेता है तो बताओ किस किस से ब्लड ले सकता है? बी और ओ। एक तो बी वाला खुद बी से ले लेगा और दूसरा ए भी ले सकता है इसको, क्योंकि जैसे ही ये एंटीजन ए एंटीबॉडी बी ए के कांटेक्ट में आएगा ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये यहां इसको रोक लेगा, तो ये भी आपके यहां सेट
नहीं बैठता, तो ये ए बी से नहीं ले सकता, ए से ले सकता है, ए से नहीं ले सकता। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये आने नहीं देगा। लेकिन ओ वाला देने आए तो दे सकता है, इसका मतलब बी को ओ से भी ब्लड मिल सकता है। अब इसके बाद ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब किसी को रोकने की जरूरत, इसको जो आना चाहे आ सकता है। ए आने की कोशिश करे तो आ सकता है, बी आने की कोशिश करे तो आ सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं। और ओ वाला आना चाहे तो ये भी आ सकता है, इसका मतलब, और खुद से ले सकता है, खुद से भी ले सकता है। इसका मतलब ये ए से भी ब्लड ले रहा है, ये बी से भी ब्लड ले रहा है, ये ए बी से भी ब्लड ले सकता है, और ये ओ से भी ब्लड ले सकता है। अब एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिल गया हमको जो सबसे ब्लड लेता है, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये चीज समझ में आई कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा हुआ। अब ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है? ओ वाले को क्या ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है? ए वाला ब्लड दे सकता है, क्योंकि जब ये आने की कोशिश करेगा तो ए को रोकने के लिए इसके पास क्या है? एंटीबॉडी ए है, तो ये आपके नहीं आ सकता। बी आने की कोशिश करे, क्या होगा? एंटीबॉडी बी काम करेगा, इसको आने नहीं देगा, छोड़ दो इसको भी। फिर ए बी आने की कोशिश करे, इन दोनों को रोकने के लिए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी मौजूद है, इसका मतलब ए बी भी आ नहीं सकता। अब ओ वाले को ब्लड चाहिए तो किससे लेगा भाई बेचारा? ओ वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड लेता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, किसको ब्लड डोनेट किया जा सकता है और किससे ब्लड लिया जा सकता है, ये आपके माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये समझ में आया यहां तक? अब ये आपका पहला ग्रुपिंग बना, ब्लड ग्रुपिंग, जिसको नाम दिया गया एबीओ ग्रुपिंग। क्या नाम दिया गया? एबीओ ग्रुपिंग, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर दिया। ये आ जाने के बाद कुछ सालों बाद जब डिस्कवरी हुई तो उसमें कुछ और नया निकल के आया। क्या नया निकल के आया वो भी आप समझे। क्या था कि एक नए टाइप का एंटीजन, जिसको नाम दिया गया RH एंटीजन। क्या बोलते हैं उसको? RH एंटीजन। इसकी प्रेजेंस पता चली कि एक और एंटीजन होता है जो ब्लड पे पाया जाता है। ये सबसे पहले एक मंकी की बॉडी में पाया गया। मंकी कौन सा? रेसस मैकाक मंकी। कौन सा है? रेसस मैकाक मंकी। तो उसके रेसस के नाम से ये RH लिया गया। ये RH कहां से लिया गया? उसके रेसस के नाम से। जब वो ब्लड ग्रुप में उसका पता चला कि ये भी होता है, तो फिर वापस हमारे ब्लड ग्रुप जितने थे उनको और आगे डबल कर दिए। अब डबल कैसे किए? कि मान लो इस AB के साथ जो ये A वाले एंटीजन है, ये A और B एंटीजन के साथ बॉडी में RH है, तो क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव। और RH एंटीजन नहीं है बॉडी में, तो उसे क्या बोल देंगे? A नेगेटिव। सीधा सीधा। RH है तो ब्लड ग्रुप के आगे क्या लगा दो, और अगर ब्लड ग्रुप में RH नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो उसी ब्लड ग्रुप के आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। फिर इस B वाले में ढूंढा, B में भी ऐसा ही मिला। कुछ में RH मिल गया बॉडी में, तो उसे क्या नाम दे दिया गया? B पॉजिटिव। और B वाले के अंदर B एंटीजन के साथ RH एंटीजन नहीं मिला, उसे क्या नाम दे दिया गया? B नेगेटिव। फिर AB वाले में A एंटीजन है, B एंटीजन है, लेकिन साथ में RH भी है। अगर RH है तो उसे क्या बोलेंगे? AB पॉजिटिव। और अगर A एंटीजन, B एंटीजन और RH एंटीजन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? AB नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? उसके बाद A एंटीजन भी नहीं है O में, B एंटीजन भी नहीं है, लेकिन RH है। कौन सा एंटीजन है? RH है, तो इसे हम बोलेंगे O पॉजिटिव। और यदि A भी नहीं, B भी नहीं और ये RH वाला एंटीजन भी नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव।
समझ आई बात? तो इस तरीके से आपके RH के आधार पे जितने ब्लड ग्रुप थे वो सीधे डबल हो गए। RH है तो ब्लड ग्रुप के आगे पॉजिटिव लगाओ, RH एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप के आगे क्या लगाओ? नेगेटिव। यहां तक की बातें समझ में आई आपको सभी को? ऑनलाइन वाले कुछ क्लियर हुआ? यस सर। बहुत ही सिंपल सा आपका इसका एक कंक्लूजन है, आसानी से याद कर सकते हो। और ये चार्ट तुम खुद बनाओ, जैसे मैंने यहां बना करके आपको बताया, ये आप खुद सेल्फ क्रिएट कर सकते हो। समझ में बात? दूसरे मेरे बैठने की जरूरत नहीं कि मैं बनाऊं और इसको रटो, रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझो। समझोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लंबा याद रखना है तो समझना ही पड़ेगा। रटने से 1 दिन 2 दिन 5 दिन याद रख पाओगे, ज्यादा नहीं रख पाओगे। तो आपका पहला ब्लड ग्रुप का जो एक नाम पड़ा था वो सिर्फ कौन से एंटीजन के आधार पे पड़ा था? ए बी और ओ, मतलब ए और बी। खाली ए है तो ए ब्लड ग्रुप, खाली बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है तो ए बी, और दोनों में से कोई नहीं है तो ओ। फिर बाद में पता चला RH का, अगर RH है तो हमने ए के आगे क्या लगा दिया? ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ए एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब बी एंटीजन तो है, साथ में RH भी है। बी नेगेटिव का मतलब बी एंटीजन के साथ RH एंटीजन नहीं है। फिर आपके ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। और ए बी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, लेकिन RH एंटीजन नहीं है। और O पॉजिटिव और O नेगेटिव मतलब O पॉजिटिव का मतलब ए भी नहीं, बी भी नहीं, लेकिन RH है। और O नेगेटिव का मतलब ए भी नहीं, बी भी नहीं और RH भी नहीं। क्लियर? अब आपको कोई पूछ ले उस ब्लड ग्रुप का नाम बताओ जिसमें सभी तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं, तो एंटीजन तो 3 ही हुए, ए बी और बाद में पता चला था एक RH। तीनों एंटीजन एक साथ पाए जाए वो ब्लड ग्रुप क्या? ए बी पॉजिटिव। वो ब्लड ग्रुप जिसमें तीनों एंटीजन पाए जाए कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। और वो ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी प्रकार का आपका एंटीजन होता ही नहीं है, ए एंटीजन भी नहीं, बी एंटीजन भी नहीं और RH जो होता है वो भी एंटीजन नहीं, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? O नेगेटिव। ये 2 और स्पेशल याद कर लो, ए पॉजिटिव जिसमें सारे एंटीजन है और O नेगेटिव जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चार्ट स्क्रीनशॉट ले लें भाई। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद करनी है। फिर इसमें कुछ और भी डिटेल्स है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा इसमें। ठीक है सभी लोग?